नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है और शफीकुर रहमान जैसे लोग जश्न मना रहे हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, लेकिन माला तालिबान की जपते हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा उन्होंने अपने देश को आजाद कराया है। इस बयान के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा तक दर्ज हो गया है और बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज के साथ कर डाली। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्हें हटाने के लिए हमने भी संघर्ष किया, ठीक उसी तरह से तालिबान ने भी अपने देश को आज आजाद करवाया है। अब तालिबान ने रूस और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। हथियार के दम पर राज करने वाले तालिबान पर शफीकुर रहमान को गर्व है। खूनी खेल खेलने वाले तालिबान पे शफीकुर रहमान गदगद हैं और तालिबान में फंसी हिंदुस्तानी जिंदगियां भीख मांग रही हैं, हिंदुस्तान आने की गुहार लगा रही हैं, लेकिन शफीकुर रहमान को वो सब नजर नहीं आता क्योंकि वो तालिबान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि तालिबान की आज़ादी से आखिर शफीकुर रहमान क्यों गदगद हैं? तालिबान से शफीकुर रहमान की आखिर ये कैसी हमदर्दी है और तालिबान से शफीकुर रहमान की इस हमदर्दी के मायने क्या हैं? आज इसी पर सवाल तो बनता है। तो शफीकुर रहमान बर्क ने जो बात तालिबान को लेकर कही, उसको लेकर के राजनीति होना लाजमी है और वो राजनीति होती हुई नजर आ रही है। अब इसको लेकर के वार पलटवार भी हो रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आप भी सुनिए। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ ही ये बयान दिया। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया? मैंने तो मना कर दिया उसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैंने कि मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय। मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी ये जो होगा मैं मुल्क के साथ हूँ। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी और बिलाखिर काबुल के सदारती महल में वो दाखिल हुए और उनके दाखिले का जो अंदाज सारी दुनिया ने देखा, उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नज़र आए। नज़र आया तो ये कि वो नौजवान काबुल की सरजमीन को चूम रहे हैं और अपने उस मालिक का शुक्र अदा कर रहे हैं जिन्होंने हर तरह की बेसरोसामनी के बावजूद उनके अज़्म और हौसले को कबूल करते हुए और उसकी लाज रखते हुए एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फ़तह व ग़लबे का ताल्लुक़ सिर्फ़ असबाब व वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है। कांग्रेस सेना पर भरोसा नहीं करती, आतंकियों पर भरोसा करेंगे आप? आपके विचारधारा सामने आई, आपके सांसद ने जवाब दिया है। अब ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये उनका अपना विचार है, ये समाजवादी पार्टी का विचार है, विपक्ष का विचार है, ये आपकी विचारधारा है आतंक के साथ जाने की। तो अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपको देख चुकी है, आपका मुखौटा सामने आ चुका है। सर, मैंने कहा कि जिसकी जैसी विचारधारा होती है वो दिल की बात सभा पर आ गई ना। ये तो हमेशा से आतंकियों की महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, हमेशा से भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। तो इनसे आप क्या सुनना चाहते हैं? ये यही विचारधारा आपको बताएंगे। और अच्छी बात है, कम से कम प्रदेश और देश की जनता ने आप सबके माध्यम से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों और टेलीविजन के माध्यम से देख तो लिया कि समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों की विचारधारा क्या है।
तो शफीकुर रहमान के इस बयान के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है और सवाल वाकई में यहां पर यह बनता है कि आखिर इस तरीके के बयानबाजियों के मायने क्या हैं। हालांकि अभी आपने शफीकुर रहमान को सुना, अपने बयान से वो यू टर्न लेते हुए भी नजर आए, क्योंकि अब तो उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिर ये तालिबान के साथ जो हमदर्दी है वो क्यों झलक रही है, और उसमें भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी जो बात नुमानी साहब की तरफ से कही गई वो भी काबिल गौर करने की है, और इसलिए इस पर सवाल बनता है। आज इस पर ही हम लोग सवाल पूछेंगे। एक पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ, पहले उसका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक पांडे जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीएचपी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी। और बीडी नकवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बीडी नकवी जी आपका भी बहुत स्वागत है। अशोक पांडे जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं। शफीकुर रहमान बर्ग के बयान को आपने सुना, हालांकि अभी तो वो अपने बयान से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, मेरा तो तालिबान से क्या लेना देना। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया वो सबको पता, पब्लिक डोमेन के अंदर है। दूसरा सवाल उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि अब तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी नुमानी साहब इसी तरह की बात कर रहे थे। कैसे देखा जाए ये तालिबान के साथ जो हमदर्दी नजर आ रही है इस वक्त? एक कोई नए लोग नहीं है, ईश्वर की भाषा कांग्रेस पार्टी करती है। कई देश है, हर घर से अफजल निकालने की बात तो हमने कहा जब किसी से अफजल नहीं निकलेगा, अब्दुल हमीद निकलेगा, भगत सिंह निकलेगा, तब जाके माने। इनका जो यू टर्न लिया रहमान साहब ने इसलिए लिया है कि इनके खिलाफ मुकदमा हो गया है। तो ये लोग ये न भूले कि हिंदुस्तान में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश योगी की सरकार है, राष्ट्र विरोधी बातें कह के हिंदुस्तान कोई नहीं रह सकता। शफीकुर रहमान साहब कहना चाहता हूँ, कुछ अच्छा लगता है चले जाए काबुल में, चले जाए परिवारों के साथ। इन लोगों का ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है। आपने देखा होगा जब बनारस में सीरियल बम विस्फोट होता है, आतंकी वलीउल्लाह पर से समाजवादी पार्टी मुकदमा वापस लेने का निर्णय करती है। ये सपा की आवाज है, जो पूर्व सांसद जी ने कहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस भी उसी रास्ते पे है, आतंकी भारत के टुकड़े के साथ। मेरा कहना है कि हम लोगों की सरकार है, ये इस तरह की बात करने वाले लोग कम से कम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, ये हकीकत है। ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो शफीकुर रहमान का बयान है, दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ऐसी ही बात कही जा रही है, लेकिन देश हित को छोड़ के या देश के पक्ष में बोलने को छोड़ करके तालिबान के साथ ये हमदर्दी के मायने आपको क्या समझ में आ रहे हैं? और उसमें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करें तो इसको आप कैसे देखेंगे? मान्यवर, इन्होंने पूरी धरती को दो भागों में बांट रखा है, एक दारुल इस्लाम और एक दारुल हरब। तो दारुल इस्लाम बनाने वाले जितने भी लोग हैं उनकी भाषा में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस भारत में रह कर के भी इन्होंने अपनी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं लाए हैं। ये तालिबान की जो नर्सरी है वो हमारे उत्तर प्रदेश के देवबंद में है। अगर इस नर्सरी को बंद करना है, अगर इस तालिबान को बंद करना है, अगर भारत को अक्षुण्ण रहना है, तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अगर वो चाहते हैं कि तालिबान का नाश हो तो सबसे पहले देवबंद में जो नर्सरी चल रही है तालिबान पैदा करने की, उसको बंद करने की कृपा करें। उसको बंद करके और उसको भारतीय सेना के हवाले कर देना चाहिए। मेरी ये सरकार से मांग है। इनका आज से कोई ऐसा विचार थोड़ी है या कोई आज ये पहला बयान दिए हैं। इनको भारत में रह करके डर लग रहा है। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी को भारत में डर लग रहा है। आज मैं कहता हूं माननीय हामिद अंसारी जी को, जरा अफगानिस्तान में जा करके, ये मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, जरा ये देखिए, ये तालिबान का क्या चित्र है। तालिबान आखिर है क्या चीज? आज मैं एक देख रहा था एक वीडियो जिसमें एक महिला को गोली मारी जा रही है। ये तालिबान क्या है? तालिबान का पश्तून में शब्द केवल छात्र है। तो नहीं, ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी, जिस वीडियो का देखिए आपने जिक्र किया, वो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। उस वीडियो को ब्रजेंद्र जी मैंने भी देखा है।
सवाल इस बात का है कि क्योंकि आपने कहा कि एक संस्था का नाम लेते हुए कि उसके ऊपर भी पूरी तरीके से वहां पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। आज ही वहां पर जब ये ऐलान होता है कि हम एटीएस का एक सेंटर बनाएंगे तो उस पर भी समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष कहते हैं मुस्लिमों को डराने की कोशिश कर रही है योगी सरकार। पॉलिटिकल पार्टी भी जब देश हित के मामले में इस तरीके की बातों को कहें तो ब्रजेन जी आप इसको कैसे देखेंगे? ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सत्ता की भागीदार रही हैं। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से कहीं सांप रेंगा है? कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी है, उसने कभी कोई सांक ली है इस विषय पे? क्योंकि इन्होंने ही इनको इतना बटवृक्ष बना दिया है कि आज ये जो राष्ट्रवादी सरकार बनी है, जो राष्ट्रीय सरकार जो है, जो प्रदेश में राष्ट्रीय सरकार है, इन पे नकेल कस करके इनको सही रास्ते पे चलने का जो मार्ग दिया है उसमें इनको सुकून नहीं मिल रहा है। इनको दारुल इस्लाम, पूरी धरती को दारुल इस्लाम में परिवर्तन करने का जो मजहबी शिक्षा है जो इन्होंने प्राप्त की है, भाई क्या मुसलमान के सफीकुर रहमान साहब ही हैं क्या वसीम रिजवी साहब नहीं इस्लाम पढ़े हैं क्या रिजवान साहब इस्लाम नहीं है पढ़े क्या? नहीं ठीक है ब्रजेन जी, देखिए किसी एक शख्स के बयान को आप किसी पार्टी से तो जोड़ सकते हैं लेकिन एक पूरी कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसके अंदर भी अलग अलग तरह की विचारधाराएं और आज भी बहुत सारे मुस्लिमों ने आकर के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इनके मौलानाओं ने इस बात को कहा गलत है, ना बोलें ऐसा। नहीं बीडी नकवी जी का मैं रुख करता हूं। बीडी नकवी जी, वही कह रहा हूं। नहीं बिल्कुल सही ब्रजेन जी, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी जो कि सत्ता की भागीदार होती है, उनके चुने हुए बाशिंदे अगर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो सवाल इस बात का उठता है कि कल को सत्ता में आएंगे तो फिर उसका इंपैक्ट क्या होगा। बीडी नकवी जी का मैं रुख करता हूं। बीडी नकवी जी, एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते शफीकुर रहमान के बयान को कैसे देखा जाए? बीडी नकवी जी, एक बार आप अनम्यूट कर लें। जी, अब अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं बीडी नकवी जी। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो कुछ हो रहा है दुनिया में इस तरह से, जो तालिबान की जो जीत हुई है और जो वहां पर सारा उसका एक ही एस्पेक्ट में देखता हूं कि वहां खून खराबा नहीं हुआ, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन रिलीजन और स्टेट को जब आप मिक्स करेंगे तो दुनिया में परेशानी आएंगी। तालिबान की जो फिलॉसफी है एक रिलीजियस स्टेट बनाने की, हम उसे पूरी तरह कंडेम करते हैं और ये सबक लेना चाहिए हिंदुस्तान में लोगों को कि रिलीजन और स्टेट को मिक्स करोगे तब ये परेशानी आएंगी। हमारे यहाँ भी जो तालिबान की जो थॉट पनप रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वो भी समझने लायक है। आज जंतर मंतर पे लोग क्या करते हैं, कानपुर में लोग क्या करते हैं, एक चीजों को टारगेट किया जा रहा है और स्टेट और रिलीजन में कोई फर्क नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बताएं, थोड़ा क्लियर करें, थोड़ा सा क्लियर करें, तालिबानी थॉट कैसे हिंदुस्तान के अंदर पनप रहा है? नकवी साहब, चलिए बीडी नकवी जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। ठीक है, इरफान पठान जी का मैं रुख कर लेता हूं, प्रवक्ता AIMIM के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इरफान जी, शफीकुर रहमान के बयान को भी आपने सुना होगा, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं तालिबान के समर्थन में, क्या उसको उसी तरीके से आप देखते हैं या आपको लगता है कि नहीं, उनको ऐसी बयानबाजियों से परहेज करना चाहिए? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। इरफान पठान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? इरफान जी, आप भी अपना ऑडियो एक बार अनम्यूट करें। इरफान जी, अनम्यूट किया आपने? चलिए, इरफान जी तक शायद मेरी ऑडियो ही नहीं पहुंच रही। बीडी नकवी जी, जी कंटिन्यू करें, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो कुछ घटा अफगानिस्तान में उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वहां अमेरिका से 20 साल की जंग हो रही थी, वो लोग अमेरिका छोड़ के चला गया, उससे पहले वो रूस से लड़ते रहे। ये एक अफगान रेस का खास कैरेक्टरिस्टिक है कि वो दुनिया में किसी ताकत से नहीं हारे। इसके अंदर हम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ, हम उनके थॉट को, उनके ख्यालात को कंडेम कर सकते हो, हमें करना चाहिए। हम एक सेकुलर स्टेट में रहते हैं, हम एक ऐसी स्टेट में रहते हैं जहाँ एक आईन है, जहाँ पर सबके राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स है।
हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं। हम चाहेंगे कि दुनिया में जहां भी डेमोक्रेसी कायम हो वहां वेलफेयर स्टेट हो, वहां इंसान के हकूक की पामाली ना हो। इसलिए और खासकर अगर जो हमारा हुकूमत का स्टैंड होगा, जो हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड होगा, हम उसके साथ जाएंगे। हमारे गवर्नमेंट का रिएक्शन होना चाहिए। जो टीवी पे ये जो फॉरेन पॉलिसी पे जो इस तरह स्टेटमेंट लोग देते हैं गैर जिम्मेदाराना, वो गलत है। लोगों को से परहेज लेकिन नकवी करना चाहिए। साहब, चूंकि आपने कहा कि तालिबान वाला थॉट भी हिंदुस्तान के अंदर पनप रहा है, हमको उसको बिल्कुल पनप भी रहा है। कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। ये कैसा है थॉट और कहां पनप रहा है? थोड़ा सा इसको और बताएं, ये विस्तार देखिए, करें। बंगाल के अंदर जिस अंदाज से इलेक्शन लड़ा हमारी बीजेपी पार्टी ने, जिस तरह से नारे लगे वहां, जिस तरह से बात कही गई, एक रिलीजन एक स्टेट, सारे हिंदुस्तान को आप एक रिलीजन एक स्टेट से बांधना चाहते हैं, ये क्या मतलब है? ये मैं इसको इसके साथ साथ बिल्कुल मैं चाहूंगा कि हमारे जो मुल्क के लोग हैं जो तालिबान के खिलाफ हैं, उनको इस तरह इस स्टेज पे भी स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, ये गलत है। जिस तरह से हमें रिलीजन का हम जो पॉलिटिक्स को पेश करते हैं, जो एक रिलीजियस स्टेट बनाना चाहते हैं, यही तो है ना। तालिबान ये कहता है हम इस्लामी अमीरात बनाएंगे, बिल्कुल गलत। ये दुनिया में जो एक रिलीजियस स्टेट बनाने का, देखिए, इस्लाम एज ए रेवोल्यूशन देखना चाहिए, इस्लाम एज ए गवर्नेंस नहीं देखना चाहिए। कोई मजहब किसी भी स्टेट का एक गवर्निंग थॉट नहीं होना चाहिए, कि स्टेट का मॉडल नहीं होना चाहिए। मैं इसके बहुत खिलाफ हूं, मैं हमेशा कंडेम करता हूं, हमेशा कहता रहूंगा, और ये बिल्कुल गलत है। उसमें नैरो थिंकिंग है। आप देख रहे हैं अब अफगानिस्तान के अंदर कितने सालों से ये सब हो रहा है, खून खराबा, कितनी जाने, लाखों लोग इस जंग में, 50,000 ये लोग मरे, 1-1.5 लाख रशिया के जमाने में मरे। वो एक अलग एक सी थॉट के है। मुझे उम्मीद ये है कि अगर वो बेटर करेंगे, अगर वो वीमेन राइट का मौका देंगे, अगर वो सेकुलर लाइन्स पे चलेंगे, तब हम उनकी तारीफ कर सकते हैं, वरना नहीं। हम बिल्कुल उनके खिलाफ। चलिए ठीक है, आपने जो बात कही उसका तो मैं जवाब अशोक जी से लूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं। इरफान पठान जी, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? इरफान जी, मुझे लग रहा है अभी भी शायद आपकी ऑडियो म्यूट है। एक बार अनम्यूट करें इरफान जी। हेलो जी जी बिल्कुल, अब इरफान जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। इरफान जी, शफीकुर रहमान के बर्क के बयान को आप कैसे देखेंगे? क्या उनको इस तरीके का बयान देना चाहिए, या इससे तरह आपकी कुछ थॉट है, इससे तरह आप कुछ सोचते हैं? कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क का बयान, वो समाजवादी पार्टी से रिलेटेड आदमी है, इसलिए उनके बयान पे मैं क्या कुछ बोल सकता हूँ। और उनका अपनी एक सोच है, एक नजरिया है, उन्होंने अपने नजरियात को रखा है इस बयान के जरिए। अब रही बात जो हिंदुस्तान के अंदर अफगानिस्तान को लेकर के तमाम उठापटक चल रही है, कुछ लोग कंडम भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी खड़े हैं, तो ये सारी चीजें अपने अपने नजरियात के लोग रख रहे हैं। अब वहाँ पे जो अफगानिस्तान की थॉट आ रही है इस टाइम सुनने में, वो तो यही लग रहा है कि हिंदुस्तान को आने वाले वक्त में अफगानिस्तान पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है तालिबान। तो उसको सुन करके अच्छा भी लगता है कि कम से कम ये है कि उसने ये बयान दिया कि हमारी जमीन जो है हिंदुस्तान के खिलाफ कोई आतंकवादी संगठन, कोई ऐसा लश्कर इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। तो ये सुन करके अच्छी बात लगी कि तालिबान ने इसको जो है इस तरीके से, और इंडियन एम्बेसी को लेकर के जो उसके बयानात आ रहे हैं, इंडियन एम्बेसी एज इट इज चालू रखिए, कोई खतरा नहीं है, कोई सारी चीजें नहीं, अभी उसके स्थिरता आने में लगेगा कुछ टाइम, सरकार बदली। नहीं बिल्कुल, इसीलिए इरफान जी मैंने आपसे इसीलिए सवाल पूछा कि ऐसे समय में जब वक्त बहुत नाजुक हो, अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, उनको वहां से रेस्क्यू करके हमको लाना है, वापस लाना है। ऐसे समय में पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कोई थॉट भी है तो उसमें थोड़ा इंतजार नहीं कर लेना चाहिए। और अगर ये उनका अपना खुद का नजरिया है तो इरफान जी मुझे ये भी बताएं कि AIMIM के प्रवक्ता होने के नाते आपका नजरिया क्या है? देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए। अब रही बात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्योंकि आज से ही नहीं, बहुत दिनों से हमारे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी 2016 में ही इंडियन गवर्नमेंट को सदन में खड़े होकर के बोले कि तालिबान से बातचीत रखिए, तालिबान से राब्ता कायम करिए, क्योंकि आने वाला समय तालिबान की सरकार होगी। तो ये सारी चीजें हैं भाई। हम तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क हर तरीके से जो विदेशी पॉलिसी है उसमें हर तरीके से मजबूत हो, हमारे जो पड़ोसी हैं वो हर तरीके से हमको कोऑपरेट करें, और ये सारी चीजें होनी भी चाहिए।
कि कल कहीं सरकार बदलती है। इससे पहले वहां पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की सरकार थी तो मोदी जी साड़ी और तमाम चीजें लेकर के पहुंचे थे। आज वहां इमरान खान की सरकार है तो हमको कुछ ना कुछ विदेशी जो पॉलिसी होती है देशों की, वो हमको कहीं ना कहीं स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, जिससे हमारे पड़ोसी मुल्क लेकिन हमको इरफान जी cooperate कैसे राब्ता रखा जा सकता है, क्योंकि अभी यहाँ भी बैठे हुए पैनलिस्ट ने भी कंडेम किया कि भाई अगर आप इस तरीके से खून खराबा या फिर इस तरीके से जबरदस्ती कोई चीज इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी मुस्लिम के धर्म के अनुरूप नहीं हो सकता है या उसके साथ नहीं चल सकता है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ किसी तरह का हम लोग राब्ता रखें, और किस बिना पर उनके साथ ये राब्ता रखा जा सकता है, मुझे ये भी समझाएं इरफान जी। मैं आपसे, चूंकि मैं काफी देर में डिबेट में जुड़ा हूं और बहुत सारी सवाल मेरे उससे निकल भी चुके हैं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो अभी बयानात आ रहे हैं तालिबान के हिंदुस्तान को लेकर के, वो बयानात कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग सोच कर रहे हैं। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए। और रही बात कि हम जो अफगानिस्तान और तालिबान लेकर के चल रहे हैं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं जिनको आप टीवी चैनलों को मजम्मत करनी चाहिए। वो तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं मुस्लिम समुदाय या दलित समुदाय या ओबी समुदाय के साथ, तो उन सारी चीजों पे भी डिबेट होनी चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात कहाँ किस कंडीशन में पहुंच रहे हैं। नहीं इरफान जी देखिए, हर चीज का एक सही वक्त है, उस पर भी डिबेट होती है, इस पर भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश के साथ जुड़ा हुआ मसला है और इसलिए ऐसा नहीं है कि प्रदेश के अंदर कुछ हो रहा है या देश के अंदर कुछ हो रहा है तो वो कुछ छूट जा रहा है। इरफान जी को जानकारी आप तक पहुंच रही है तो उसका मीडियम हम ही लोग हैं और बराबर डिबेट होती है। अब इरफान जी आप नहीं जुड़े हो उस डिबेट में तो उसमें मेरी गलती है नहीं। अशोक जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। अशोक जी मुझे ये बताएं, क्योंकि बीडी नकवी जी ने इस बात को कहा कि जो तालिबान या तालिबान का जो सपोर्ट कर रहे हैं, चलिए ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो तालिबान वाला एक थॉट जो अभी हिंदुस्तान के अंदर पनप रहा है उसको भी तो देख करके हम लोगों को कम से कम सबक लेना चाहिए। और खासतौर से उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा किया कि बंगाल के अंदर जो चुनाव आपने लड़ा, एक तरीके से एक विचारधारा को पूरे देश के ऊपर इंपोज करने की जो कोशिश है, यही तो तालिबान है ना, आपको कटघरे में खड़ा किया। अशोक पांडे जी मैं आपको बता देखिए, आपको बता दें अगर हम ये सोचें या आप ये कोई भी थिंकिंग तालिबान या अफगानिस्तान को लेकर इमीडिएट क्रिएट कर ले तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। हमको ये वेट एंड वॉच की स्थिति बना करके रखनी पड़ेगी। ठीक है इरफान जी अब थोड़ा सा धैर्य रखें। मेरा सवाल अशोक जी से, ठीक है ठीक है इरफान जी मैंने आपको सुन लिया। अब अशोक पांडे जी से मेरा सवाल है, देखिए उनकी ऑडियो भी मुझे समझ में नहीं आ रही। अशोक जी एक बार फिर से मुझे बताएं कि भाई अगर आप पूरी तरीके से एक रिलीजन को इंपोज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बंगाल चुनाव का भी जिक्र बीडी नकवी जी ने कर दिया, तो कह रहे हैं कि यही तो तालिबान है ना, एक्सट्रीमिस्ट होना ही तो तालिबान है। तो ये हम तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। अरे बंद करिए भाई ये ड्रामा, सबका साथ सबका विकास वाले लोग। अभी बहुत सारी बातें देश में इस तरह की भाषा बोल अभी बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी। तो मुस्लिमों और ईसाइयों की बॉम्ब लिंचिंग हो गई, इस कंडीशन में अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है। जिस देश के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी आज 164 नंबर पे पहुंच चुकी है। ये सबका साथ सबका विकास का भी नारा रख रहे हैं वहां बैठ करके। ये सब खत्म करिए, नहीं देखा ये सब खत्म करिए। आप लोग हिंदू मुसलमान देखा, इस तरीके से मत करिए। बनवाए आप लोगों ने हिंदू मुसलमान करके ही सरकार में आए हैं। अरे ठीक है इरफान पठान जी, कम से कम आपके मुंह से तो ये बात शोभा नहीं देती है, कम से कम आप तो ये बात ना कहें, आप तो कम से कम ये बात ना कहें, ठीक है। अब अशोक पांडे जी को कहने से पहले आपको अपने नेताओं के बयानों की लिस्ट निकाल के देखनी चाहिए क्या क्या कहा उन्होंने। लेकिन ठीक है इरफान जी आज हम लोग अफगानिस्तान और काबुल पर ही रहते हैं, ठीक है। मैं आपके नेताओं के बयान उनके नेताओं के बयान में जाना नहीं चाहता हूं, इसलिए कम से कम आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं दे रही है इरफान जी, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और सुने अशोक जी को। देना चाहता हूं मैं, उसे बता देना चाहता हूं ये जो सबका साथ सबका विकास का ड्रामा 2014 से चल रहा है, इसको अब बंद करिए। देश किस गर्त में जा चुका उसको देखिए। मोदी जी की, योगी जी की सरकार आपकी पुरानियां छिप जाएंगी। तो देश में बहुत सारे चीज ऐसी है, बहुत सारी व्यवस्था ऐसी जिससे आपके हालात सुधार चुके हैं। की भाषा बदल गई है। जब हमने कार्रवाई किया है, हम कार्रवाई करेंगे तो भाषा। अरे आप कार्रवाई तो ऐसे सब कर रहे हैं जिनका कोई दोषी नहीं है। आपने तो उनके योगी जी ने उनके घर प्रूफ करने की बात करती है जिनके लिए संविधान में है कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर में बाबलिंचिंग हो रही है, क्या कर रहे हैं?
मतलब स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख सकते हैं। आप तो जबान पे पाबंदी आयद कर रहे हैं, आप तो सोच पे सिर्फ मोदी जी के मन की बात लोग सुनेंगे बैठ करके। इसीलिए देश में 130 करोड़ जनता रह रही है। एक आदमी दाढ़ी लंबी रखा करके सिर्फ मन की बात करेगा, ये सब अब नहीं चलेगा हिंदुस्तान के अंदर। अरे इरफान पठान जी, आपको किसी ने पाबंद नहीं किया कि आप प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को सुने? नहीं, आप मत सुने, आपको किसी ने पाबंद नहीं किया है, और इसीलिए संविधान का यहाँ पर राज्य सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। और इरफान जी कम से कम आप तो एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं करें। सिर्फ मुसलमान के अलावा आप कोई और बात करते हैं क्या इरफान पठान जी? आपकी तो पूरी पॉलिटिक्स ही उसी के ऊपर आधारित है। सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स आप करते हैं, और आप यहाँ पर बता रहे हैं आप सबका साथ सबका विकास की बात ना करें। आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती इरफान जी, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। आपके मुंह से ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती है। कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी कहती तो मैं सुन लेता, लेकिन आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आपकी तो पूरी पॉलिटिक्स ही वही है, आपकी पूरी पॉलिटिक्स ही वही है इरफान पठान जी। इरफान जी आपकी पूरी पॉलिटिक्स ही वही है। ये तो कह भी देते हैं सबका साथ सबका विकास, आप तो वो भी नहीं कहते, इसलिए आपके मुंह से शोभा नहीं देता इरफान पठान जी, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। इसके मुंह से, मोदी जी के मुंह से शोभा कर देता है आपको क्या ज्यादा? मैं कह रहा हूं कि आप मत कहना ऐसी बात। अगर आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो आप बताएं ना, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं क्या? 5 मिनट के लिए पुलिस फोर्स हटा दीजिए, देखिए अंजाम क्या होता है। ये आपकी पार्टी के नेताओं के ही बयान है भाई, इसलिए आप तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करें तो बहुत बेहतर है। अशोक जी एक्सट्रीमिज्म की बात हुई, बीडी नकवी जी की बात का मैं जवाब चाहता हूं। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप ना करें तो बेहतर है। बीडी नकवी जी जो बात कह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि उस पर थोड़ा टिप्पणी करें, क्योंकि अगर एक्सट्रीमिस्ट होते हैं किसी भी धर्म को लेकर के, तो फिर वही तालिबान है। उनका कहने का मतलब यह है कि अभी हिंदुस्तान के अंदर जो स्थिति बन रही है उससे हमको सबक लेने की जरूरत है। इसका जवाब चाहता हूं मैं। देखिए, आपको बता दें कि हिंदुस्तान के अंदर सबका साथ सबका विकास की सरकार चल रही है। हमारी कोई भी योजना आई है, चाहे जनधन योजना आई हो, हिंदू मुसलमान हमने नहीं देखा। 5 किलो चावल तक आ गए, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। उज्ज्वला योजना आई, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। घर घर शौचालय बनवाया, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। ये तो जाती रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी थी तैसी। ये तालिबान का समर्थन करने वाले लोग खाली इस तरह की भाषा बोलते हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं। दुनिया में कहीं और होते तो जेल के अंदर होते। लेकिन एक बात बता दे, आज पूर्व सांसद सपा की बोली बदल गई है, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अभी देश में भारत के टुकड़े होकर कोई सड़क पर खुला नहीं घूम सकता, हर घर से अफजल निकाल कर कोई खुला नहीं घूम सकता। उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। घुस करके घर में 1 लाख को मारा। चलिए ब्रजेंद्र सिंह चौहान जी जो बात बीडी नकवी जी ने कही, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई एक तालिबान तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी पनप रहा है। दरअसल उनका इशारा एक सोच की तरफ है। मैं चाह रहा हूं कि इस पर रिएक्ट करें। क्या वाकई में अभी हमको इसको सोचने की जरूरत है? उसकी तुलना तालिबान से करेंगे? आयुष जी, 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो इन्हीं मानसिकता के लोगों के द्वारा 23% आबादी को 29% भूभाग का विभाजन हुआ था। लेकिन हमारी कांग्रेस की जो नीतियां थी उनके तहत ये फिर यहाँ पे रह गए हैं। अब इनको और देश के विभाजन की आवश्यकता है, क्योंकि इनको हम लोगों के साथ में शांतिप्रिय तरीके से नहीं रह सकते ना। ये भाई, इनको तालिबान की जो कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली में जिंदा रहने वाले लोग हैं। आगजनी, मार काट, शांति से रहना ये जानते नहीं। अच्छा ये बताइए कि अशरफ गनी क्या मुसलमान नहीं थे क्या? अशरफ गनी अफगानिस्तान में शासन क्या क्रूरता से कर रहे थे क्या? अशरफ गनी से क्या जनता वहां त्रस्त थी क्या? अशरफ गनी वहां पे क्या लूट मार करते थे क्या? आखिर ये तालिबान की आवश्यकता वहां पे किस बात की है? आप वहां भगदड़ देख रहे हैं, आप वहां की महिलाओं की, बच्चियों की स्थिति देख रहे हैं। आप 13 साल, 14 साल, 15 साल की बच्चियों को उठाकर ले जा रहे हैं। इसे किससे अछूता है? ये जो इरफान जी है, जरा इरफान जी को दिख नहीं रहा है? ये तालिबान की संस्कृति इरफान जी को नहीं दिख रही क्या? नकवी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नकवी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो तालिबान के लोग, जो तालिबान की मानसिकता इस भारत में उपज रही है, इसको कुचलने की आवश्यकता है, इसको नष्ट करने की आवश्यकता है। और विश्व हिंदू परिषद, आयुष जी, इसका पुरजोर मांग करता है कि सबसे पहले देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए। देवबंद पे इस्लामिक शिक्षा को तुरंत बंद किया जाए। और जब तक ये देवबंद
नहीं बंद होगा, जब तक इस्लामिक शिक्षा नहीं बंद होगी, जब तक ये दारुल इस्लाम और दारू हरब का भेद नहीं खत्म होगा, तब तक शांति तो सोचना ही, मतलब सोचना होना तो गोदी मार सोचना ही मुश्किल है। ये दूसरों को आईना दिखाने, मेरी अपने गिरेबान में एक मर्तबे झांक करके देख लीजिए कि आपकी पार्टी का एक विधायक है अजीत सांगा। अरे आप बताइए ना, और वो घूम घूम करके कह रहा है, धमकी दे रहा है, सफीकुर रहमान साहब के कहने से गांधी जी भी तालिबानी है, कर रही है, सरदार पटेल भी तालिबानी है, सारा कांग्रेसी तालिबानी था उस समय जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। किसने बलात्कार किया, किसने लड़कियों को उठाया, यहां तक कि किसी अंग्रेज की भी किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार किया किसी ने। आप तालिबानी से कैसे उनकी संज्ञा कर सकते हैं? आप तो कठुआ में बलात्कारियों के फेवर में रैली निकालने वाले, आपके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छे पैनलिस्ट को बैठाया करिए। अरे ठीक है इरफान पठान जी, ये आप निर्धारित नहीं करेंगे, ये आप निर्धारित नहीं करेंगे कि मैं किस पैनलिस्ट को यहाँ पर बैठाऊंगा, किसको नहीं बैठाऊंगा। जितने सम्मानित आप मेरे लिए हैं उतने ही ब्रजेश जी भी मेरे लिए हैं, इसलिए शब्दों का चयन करें मर्यादा के अंदर। इसलिए अगर आप यहाँ पैनलिस्ट के तौर पर बैठे हैं तो उनका भी आदर और सम्मान करना सीखें। झांक करके देख लेना चाहिए एक मर्तबे। आप उनकी किसी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप इस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते कि अच्छा पैनलिस्ट और बुरा पैनलिस्ट। इस पर मुझे सख्त एतराज है इरफान पठान जी। जितने सम्मानित आप मेरे लिए हैं, ब्रजेश जी भी मेरे लिए उतने ही सम्मानित हैं। मैंने आपको भी आमंत्रित किया, उनको भी किया, इसलिए ये मत कहिएगा कि यहाँ पे मैं किसको बैठाऊं किसको ना बैठाऊं। मैं किसको बैठाऊंगा किसको नहीं बैठाऊंगा ये आप निर्धारित नहीं करेंगे। बीडी नकवी जी जवाब दें। जी जी ब्रजेश जी की बात का जितनी बातें अंग्रेज महिला के साथ मैंने पहले दुर्व्यवहार किया गया उस समय। अरे भाई ठीक है, हम नकवी जी की बात को सुन लेते हैं। ब्रजेश जी जी देखिए, ऐसा है कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां मुख्तलिफ विचारधारा हैं, मुख्तलिफ कास्ट है, मुख्तलिफ रिलीजन है। हम एक ऐसी धरोहर है जहां पर सारे फूल हैं, सारे लोग हैं। तो यहाँ अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन हमको इस बात का ख्याल करना चाहिए जहां भी मानवता का खून होगा, मानवता के साथ ज्यादती होगी, हम मजलूम के साथ खड़े होंगे। हमारी एक वेलफेयर स्टेट है और ये बात सही है कि पॉलिसीज गवर्नमेंट की बनी, इसमें कोई शक नहीं। के साथ खड़े हुए थे कि नहीं नकवी जी? सब लोगों को, लेकिन बात सुन लीजिए, साथ खड़े हुए थे, बात तो सुन लीजिए, लेकिन आसिफा के साथ खड़े हुए थे, बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। खड़े हुए थे मिस्टर इरफान पठान, बात तो सुनिए। के साथ आप खड़े हुए थे क्या? नजीब के साथ आप खड़े हुए? क्यों नहीं खड़े हैं? हम बिल्कुल खड़े हैं। खान के साथ खड़े हुए? अरे भाई क्या बात कर रहे हो तुम? पाबंदी के लिए कोर्ट में दरखास्त डालता हूं, बात तो समझो तुम। अरे भाई तुम इरफान, तुम बात तो समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं हिंदुस्तान यूपी के अंदर 3 मस्जिदें गिरा दी गई, यहाँ पर गोली मारो सालों को, देश के गद्दार। कौन गद्दार हैं? दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में हुआ ये जो कुछ हो रहा है, ये जो घट रहा है, ये जो टारगेटिंग हो रही है, हम उसको भी उतना ही कंडेम करेंगे। हम बिल्कुल तालिबान के सपोर्टर नहीं है, हमारा कोई वास्ता नहीं है अफगान लोगों से। हुकूमत तय करेगी कि तालिबान से कब मिलना है। दोहा में हमारे जयशंकर साहब पहुंचे, वो चाहते थे कॉन्टेक्ट करना। वो जो हमारी देश की पॉलिसी होगी तालिबान से, हमारा वो ही स्टैंड होगा। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं, जो उनकी जातियां हैं, जो जातियां हुई हैं, हमें ये देखना है कि वो कितना बदलेंगे। उनको बदलना होगा, इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर बदलना होगा। तालिबान एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, उन्होंने लड़ाई लड़ी है रूस से, उन पे बम्बार्डमेंट हुआ है, वो सब कुछ हुआ है, सब दुनिया ने देखा। लेकिन हम उनको डिफेंड नहीं कर सकते उनके थॉट को। लेकिन हम अपने मुल्क में, हमारा कंसर्न हमारा मुल्क है, हमारा समाज है, हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू भाइयों हमारे, हम तसव्वुर नहीं कर सकते बगैर हिंदू के साथ रहना इस मुल्क के अंदर। हमें हिंदू मुस्लिम मिलकर रहना है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो एक विचारधारा चल पड़ी है, एक रीजन एक स्टेट है, ये वही 12 सालों को, और ये जो जबान इस्तेमाल हो रही है, बंगाल में जो जिस अंदाज से इलेक्शन लड़ा गया, बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया। मैं समझता हूं कि बीजेपी को सबक लेना चाहिए बंगाल से। बंगाल में मॉब लिंचिंग गलत, बंगाल में जुल्म गलत, तो सारे मुल्क में जुल्म कैसे सही हो जाएगा? आप उठा के बंद कर दें, सब यूएपी लगा दें। मेरा कहना ये है, यहाँ तो हिंदुस्तान के अंदर जो मॉब लिंचिंग करता है उसको बीजेपी का सांसद और मंत्री, मैं बराबर उसको कंडेम करता हूँ। मिस्टर इरफान उसको माला पहना करके उसका स्वागत करता है। लेकिन ऐसा बीजेपी के विधायक और मंत्री आसिफा के साथ बलात्कार करने वालों के पक्ष में रैली निकालते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हमने कंडेम किया उसको। एक बार नहीं 10 बार। कथुआ की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। हम हमेशा कंडेम किया, एक बार नहीं, मैं 10 बार कंडेम किया। मैं कभी गलत बात को करने वो सपोर्ट नहीं करता। लेकिन यह है कि बात हो रही है,
हमें रसानियत से सोचना चाहिए, हमें हमारा मुल्क, हमारी उसकी खूबसूरती बनी रहनी चाहिए, हमारा सबका सर्वाइवल है। वो हमारी विदेश नीति तय करेगी कि हमारे चलिए ठीक है, ब्रजेन जी इसका जवाब देंगे। ब्रजेन जी जी बीडी नकवी जी की बात का जवाब दीजिए। यही तो एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है ना यहाँ पर। हेलो, नहीं, नकवी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नकवी जी की आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। नहीं ब्रजेन जी, वो यही कह रहे हैं कि एक देश के अंदर एक धर्म को अगर कहीं इम्पोज करने की कोशिश और उसके अलावा एक धर्म को लेकर के कुछ गलत बातें या बयानबाजियां पब्लिकली करने की बात, तो फिर आप में और तालिबान में क्या अंतर है? उसी तालिबान का वो जिक्र कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भी वो पनप रहा है धीरे धीरे, उसको रोकना होगा। आयुष जी, मैं नकवी जी से पूर्णतया सहमत हूं। मैं इरफान जी से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था? अगर इतना भाईचारा पसंद ये लोग हैं, इतना ये हिंदुओं के साथ या किसी भी कम्युनिटी के साथ रहना इतना पसंद करते, आखिर उनका दोष क्या था? आज भी वो 90 से आज कितने साल हो गए हैं, 31 साल हो गए हैं जो अपनी सरजमी पे नहीं जा पाए हैं। इरफान जी भाई, उनका दोस्त तो बताओ ना क्या? ये तो एक तालिबानी सोच के ही कारण तो भागे हैं वहां से। मैं ये कह रहा हूं, इरफान जी हमें जवाब दे कि आखिर उन्होंने क्या बिगाड़ा था। चलिए इरफान जी जवाब दें। और ये हमारे ऊपर दोष दे रहे हैं। ये बीजेपी प्रवक्ता है शायद। मैं इरफान जी से पूछना चाहता हूं, इरफान जी बताओ कि कश्मीर में हिंदुओं का दोष क्या था? देखिए, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो त्रासदी हो रही थी उसमें आप कहां थे उस समय? आप क्यों नहीं खड़े हुए? वो भाईचारा आपका कहां चला गया था? आज अगर कश्मीर का आईना दिखा करके ये तालिबानी सोच है ना, मैं तालिबानी सोच की बात कर रहा हूं। आप जुल्म कर लेंगे, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं तालिबानी सोच के मुसलमानों की बात कर रहा हूं। देवबंद की बात करो आयुष जी। विश्व हिंदू परिषद ये पुरजोर उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है, विश्व हिंदू परिषद जब तक देवबंद में इस्लामिक शिक्षा नहीं बंद होगी, ये तालिबानी व्यवस्था कभी समाप्त नहीं हो सकती है। मुसलमानों के साथ क्या हुआ? उसके बाद मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के साथ क्या हुआ? भाई मैं कहानी बात कर रहा हूँ। नहीं, आप हमने क्यों बोल रहे हैं? कौन सा जुल्म कर दिया? केवल इतना ही तो आपसे कहा है कि आप बैठ करके मुसलमानों का गोली मत चलाइए, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मत करिए। मैंने इतना ही तो आपसे कहा है। आपको सही रास्ते पे चलने के लिए कहना ही केवल यही तो हमारी बुराई है ना। नरेंद्र मोदी को कंडेम करिए, चैनल पे बैठ करके कश्मीर में जो हिंदू भाइयों के साथ हुआ मैं उसको कंडेम करता हूं। हम लोग कंडेम करिए। नरेंद्र मोदी ने वहां गुजरात में अपनी सरकार को रहते हुए मुसलमानों का कत्लेआम कराया, हजारों मुसलमानों हैं। आप बात करिए तो दो पक्षीय करिए, एक पक्षीय बात नहीं। विचार करने योग्य है कि हम आपके बीच में क्यों नहीं रह पा रहे हैं। आप नहीं रह पा रहे क्योंकि आपके दिमाग में बीमारी पैदा हो चुकी है, इसलिए नहीं रह पा रहे हैं। आपके वो बीमारी ऐसी हो चुकी है कि मुसलमान नाम से आपको घृणा नफरत हो चुकी है, क्योंकि आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वही पढ़ाया जाता है। जिससे पूरी धरती यही लेसन आपको पढ़ाती है, ट्रीट करती है कि मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमानों के खिलाफ परेशान कर रहा है और मुसलमानों को इस देश से निकालने की कोशिश करो। ये आसान नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं, आप हमें बताइए ना कि आप ये गलत कह रहे हो भाई। क्या चीज? आपकी बात समझ में नहीं आ रही। क्या बोल रहे हैं? पूरी धरती परेशान है भाई। या नरेंद्र मोदी ने आपका क्या बुरा किया है? नरेंद्र मोदी ने आपका क्या हित किया है? नरेंद्र मोदी नुकसान किया है गुजरात के मासूमों का कातिल है। चलिए ठीक है, अब आप नरेंद्र मोदी पे पहुंच गए, फिर वो आपके नेताओं पे पहुंचेंगे। ठीक है, आप कह रहे हो। बीडी नकवी जी, क्या वाकई में जो असल मुद्दा है उसको सही तरीके से कोई लग रहा है कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश है भी? क्योंकि हम लोग शुरू कहीं से होते हैं और पहुंच कहीं जाते हैं। तो सच्चाई शुरू हो गया इस बात से लेकर के कि भाई अफगानिस्तान के अंदर जो हुआ या तालिबान ने वहां पर जिस तरीके से राज किया या अब जो वो सत्ता में आ रहा है, अब उसको सपोर्ट करना चाहिए या उसको कंडेम करना चाहिए, लेकिन बात कहां से कहां तक पहुंच गई? क्या असल चीज को हम कभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं? देखिए ऐसा है कि अफगान के बारे में बात करने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री ट्रेस करना पड़ेगी कि तालिबान का आखिर इतनी ताकत क्यों बढ़ी। जब रूस के खिलाफ अमेरिका को उनको निकालना था तो तालिबान को एस्टेब्लिश करने वाला अमेरिका है, और उनको ताकत देना, उनको पैसा देना, उनको हथियार देना, ये सारे काम अमेरिका ने किए। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका में 9/11 हो गया तब उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, और लड़ाई वो 20 साल लड़ी उन्होंने। और इस दौरान तालिबान को सपोर्ट आ गया चीन का, इन सब ताकतों का अमेरिका के खिलाफ। अब उसके बाद अमेरिका भी थक गया लड़ते लड़ते, और उसके बाद हमने ये देखा
कि वहां पर एक तब सरेंडर हो गया, जो भी हालात बने, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि अशरफ गनी पैसा लेके भाग जाएंगे, वहां सारी फौज मिल जाएगी, वहां के अवाम सब मिल गए। तो लेकिन उसका एक खराब पहलू यह है कि रिलीजियस एंगल जो है उसका वो गलत है, कि इंटॉलरेंस है, बिल्कुल सही है, तालिबान क्या इंटॉलरेंस है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अफगान का एक बड़ा क्रूड तरीका है उनका बात कहने का। लेकिन अब जो हमें देखना है, हमें ये देखना है कि हमारी सरकार तालिबान सरकार से क्या रिश्ता कायम करती है, किस तरह से उनको मोल्ड करती है, हमारे कंट्री के इंटरेस्ट है वहाँ, हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, वो लोग निकलें, और जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है चाइना का, पाकिस्तान का, वो ना बढ़े, ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर रहे। हमारा ऐसा सोचना है। मेरे ख्याल से सरकार को पहल करनी चाहिए और सरकार को एक स्टैंड लेना चाहिए, और हमें अपनी सरकार के साथ किसी भी स्टैंड में हम अपनी सरकार के साथ हैं, हमारी कोई इंडिविजुअल राय नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है तालिबान के बारे में। ठीक है, लेकिन नकवी जी इसके साथ एक सवाल मैं और जोड़ूंगा। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे अगर कोई बात बोल दे रहे हैं तो मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कि पॉलिटिकली उनका कोई मोटिव हो उसके पीछे, या पॉलिटिकली उसका वो कुछ माइलेज लेना चाहते हो। अब अगर कहीं अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी अभी ये बात कही जा रही हो कि नहीं, उसका सपोर्ट भी वो कर रहे हैं और उसके तारीफ में अगर वो कसीदे भी पढ़ रहे हो, तो इसको आप कैसे देखेंगे? क्यों भाई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी क्यों उसको सपोर्ट कर रहा है? देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी रिलीजियस थॉट के स्टेट के मिस करने के खिलाफ हूं। अगर रिलीजन का रोल बढ़ेगा तो जुल्म होगा। हमें यूरोप के अंदर जितनी बार क्रूसेड्स हुए, जितनी बार हुए, हमने देखा कितना कत्लेआम हुआ। रिलीजन के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो ये कहता है एक आदमी के साथ, मैं सही हूं तुम गलत हो, ये जो प्रॉब्लम है। और हम सेकुलर स्टेट, वेलफेयर स्टेट के कायल है। हमें कोरोना ने सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। ये सब हमने देखा। अबे रिसेंट हमारा ये सब कोरोना का, सारी दुनिया परेशान हो गई। क्या उसके अंदर हम कोई हिंदू मुस्लिम कर रहे थे? क्या कुछ हम उसमें मजहब तलाश कर रहे थे? हम सीधी सीधी इंसानियत की खिदमत कर रहे थे। नहीं, हमको इस्लाम ने सिखाया तो हमें सबक सीखना चाहिए। और देखिए, हम दूसरे की अनभक्ति हमें नजर आई, अपनी अनभक्ति भी हमें नजर आनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ है कि हमें दूसरे की अनभक्ति नजर आती है, अपनी नजर नहीं आती। इस देश के अंदर अनभक्ति बढ़ रही है, लोग इलॉजिकल हो रहे हैं, अनरीजनेबल हो रहे हैं। लोगों को लॉजिक और रीजन से बात करनी चाहिए। नहीं, अगर नकवी साहब देखिए, आपकी बात पर इरफान जी ने एतराज जताया कि हमको कोरोना ने नहीं, हमको इस्लाम ने सिखाया। देखिए अब इसका मैं भाई इरफान जी का ये स्टेटमेंट है, मैं क्या कहूं इरफान जी से, है ये एक अंग्रेजी मकूला है, इट इज बेटर टू लूज एन आर्गुमेंट देन टू लूज अ फ्रेंड। ये बात इरफान जी को समझना चाहिए। ये मैं अंग्रेजी का इसलिए बना रहा हूँ, तो इसलिए कि जो लोग कोई जिद कर रहा है कि साहब मैं ही सही, मैं नहीं कह रहा मैं सही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ एनालिसिस करो, दुनिया को समझो। दुनिया मॉडर्न वर्ल्ड है, दुनिया में हमें डिफरेंट रिलीजियस लोगों से मिलना है, डिफरेंट कल्चर से मिलना है। मैं अभी 2 साल पहले अमेरिका गया, मैंने वहां देखा कि वहां पर वाकई डेमोक्रेसी है, वहां वाकई एक वेलफेयर स्टेट है, इसमें कोई शक नहीं। वहां डिग्निटी ऑफ लेबर है। हमारे यहाँ आदमी मजदूर को पूरा पैसा देना नहीं चाहता, उसका एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक क्लास ने, हुकूमत की जिम्मेदार ने जुल्म किया और हजारों साल तक यहाँ एक तबके के सबको एक्सप्लॉइटेशन हुआ। हमें नजर आता है। हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। लेकिन अब हम हिंदुस्तानी लोग दुनिया भर में छा गए एजुकेशन से, मॉडर्न एजुकेशन। अमेरिका में इंडियन डॉक्टर्स, आपका दिल खुश हो जाएगा। दुनिया देखें आप, ऐसे वहां कितना प्रॉस्पेरस है हम इंडियंस। क्यों है? मॉडर्न एजुकेशन की वजह से। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों में न पड़ के मुल्क की तरक्की, नेशंस की तरफ सोचना चाहिए। और हमारे जिम्मेदार लोग जो है हुकूमत पे, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनको ये कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटी एजुकेशन रखते हैं, बैकग्राउंड नहीं रखते। अरे भाई, आज इकोनॉमिक वारफेयर का जमाना है। चाइना कितना आगे बढ़ गया, कितना ताकतवर हो गया। क्या हम सबक लेंगे चाइना से? क्या हम उतनी मेहनत कर पाएंगे जितना चाइनीज करते हैं? तो हमारा दुश्मन है चाइना, लेकिन जिस फिलॉसफी से वो आगे बढ़ा है, हमें उन्हीं मूल्यों को पकड़कर मुल्क के अंदर तरक्की करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज बहुत टफ है लाइफ, कंपटीशन टफ है बड़े लेवल पर, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए। अब इरफान मियां हो या कोई और साहब हो, मैं तो अपनी बात कहूंगा। मुझे कोई ग्रेज नहीं। चलिए इरफान जी से मैं इसका जवाब। इरफान जी, बीडी नकवी जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं या अभी भी आपको उनकी बात से एतराज है? बहुत सारी बातों से मैं इनके इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत सारी अच्छी बातें की इन्होंने। और मैंने शुरू में ही डिबेट में बैठते ही, जैसे मैं डिबेट से जुड़ा, मैंने तुरंत ही कहा कि हमको वेट एंड वॉच की पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए। जो हमारी देश की विदेश नीति होगी उसी के अकॉर्डिंगली हमको अपना जो भी शो ऑफ करना होगा हम उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा डिबेट की जरूरत थी नहीं।
अब कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर के उसको जाहिर कर रहे हैं, वो हिंदू समाज से भी हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं, तो उन सारी चीजों पे ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन अब इस पे आप डिबेट करा रहे हैं, तो ये ऐसी डिबेटें मतलब मैं नहीं समझता कि जो भी इरफान पठान जी क्यों जरूरी नहीं है ऐसे मुद्दों पर बहस होना या ऐसे मुद्दों पर चर्चा होना? अब बीडी नकवी जी ने जो बात कही, अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो ये बात कैसे लोगों के बीच में जाएगी कि हमको दरअसल किस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए? इसलिए चर्चा हर विषय पर होनी जरूरी है जो हमारे समाज के बीच में हो रहा है। हमारे समाज के बीच में अगर कोई आदमी गलत बात बयानबाजी कर रहा है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, जो समस्याएं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और यही काम है हमारा। और इसलिए हम लोग हर विषय को बहुत सोच समझ कर उठाते हैं, बहुत जरूरी है। इससे मुंह मोड़ेंगे ना इरफान पठान जी, अगर इससे मुंह मोड़ेंगे ना तो ये और ज्यादा गंभीर होगा, इसलिए मुंह नहीं मोड़ना है, उस पर चर्चा करनी है। और इसलिए बीडी नकवी जी ने इस बात को कहा, इसलिए बीडी नकवी जी ने भी यहाँ पे बहुत सारी अच्छी बातों को कहा। ये बात अलग है कि कुछ बातों से इत्तेफाक और किस बातों से आपका इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक अलग चीज। जब आप करेंगे तो हम भी उन चीजों को रखेंगे आपके नहीं, चैनल ठीक है, तो आपने रखा, आपको किस बात से रखने से मैंने रोका? आपने एक एक बात कही यहाँ पर बैठ कर, ठीक है, लेकिन ठीक है। अशोक पांडे जी हमारे साथ एक बार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, मैं उनका रिएक्शन ले लेता हूँ। हमारी डिपेंड करेगा हमारी फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी इसको डिसाइड करेगी। अशोक पांडे जी वेट एंड वॉच में अभी रहना चाहिए, और अगर कोई इस तरीके की बयानबाजी कर भी रहा है तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी इस पर बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला भी है। अभी भी बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं जिनको वहां से लाना है। देखिए, आपको बता दें कि तालिबानी संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया वाकिफ है। जिस तरह से निरीहों का गला काटा जाता है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, गोली मारी जाती है, हिंसक वारदातें होती है, दुनिया जानती है। दुनिया आज इसकी निंदा कर रही है तालिबान का, और भारत में कुछ लोग जरूर उसकी वकालत कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है, और भारतीयों को लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से भगदड़ मची है, जिस तरह से माताओं बहनें को गोली मारी जा रही है, अभी तक जितने भारतीय यहाँ आए हैं उनके बयानात ऐसा नहीं है जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। उनके बयानात मैंने सुने हैं, उनके बयानात इस अंदाज के नहीं जिस अंदाज से आप टीवी पे बात कर रहे हैं। हम बयानों पे नहीं जाते, नहीं बयानों पे जाइए, जो भारतीय मूल वहाँ के लोग रह रहे मूल निवासी, उनसे उनके बयानों पे जाइए, उनके मैं सारे बयानात मेरे पास हैं, वो भी मैंने सुने हैं। लोग भाग रहे हैं, इस तरीके से एक्साइटेड मत होइए चैनल पे बैठ करके, इस तरीके से अभी किसी वन साइडेड होकर के बात मत करिए, समझ रहे हैं? अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अख्तियार करिए। वेट एंड वॉच की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम आपने अभी जो यहाँ पे हिंदुस्तान में देवबंद की पाबंदी की बात आपने की, तालिबान का मतलब है कि हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर एक यही अमेरिका की फॉरेन, अमेरिका ने आरएसएस और वीएचपी को आतंकवादी संगठन घोषित किया। कितने टीवी चैनल इस चीज को बताएंगे? आरएसएस और वीएचपी को मतलब संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन घोषित किया। कितने चैनल टीवी? लेकिन जिस तरह का काम राष्ट्रीय संरक्षण करता है वो गला नहीं काटता है। आप अमेरिका से बात करिए, जिसने घोषित किया, अपने संक्रमित होकर लोगों की जान से बात करिए। आप ही जैसे वीएचपी और आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित किए बैठा हुआ है, उनको अपनी रेड लिस्ट में रखे हुए हैं, और आप कह रहे हैं जिस तरीके से पूरे दुनिया में आतंकवादी, वही लोग हैं जो बलात्कारी के पक्ष में रैली निकालते हैं, जो वही लोग हैं जो घर में घुस करके फ्रिज के अंदर रखे हुए मांस की पहचान बताते हैं। ये वही लोग हैं जो एक दलित बालिका को रात में 3 बजे दाह संस्कार चोरी छिपे परिवार से बगैर पूछे कर दिया जाता है। आप कितनी बातें हिंदुस्तान की बातें रखिए, अपने मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे मुल्क के फाइनेंस सेक्टर कहाँ चले गए, हमारे मुल्क की जीडीपी कहाँ चली गई? जो विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज 164 नंबर पे चली गई। इस पे बात करिए, इस पे लॉजिक पे बात की जाए, लॉजिकल डिबेट की जाए। ये अननेसेसरी बातें क्यों? आप देवबंद पे पाबंदी की बात कर रहे हैं, आप चैनल पे बैठ करके एक्साइटेड हो रहे हैं, इस तरीके से थोड़ी ना डिबेट होती है। जहाँ से धर्म के नाम पर आतंकी होंगे, वो कहीं भी होगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बस अब सही कहा, जहाँ पे धर्म के नाम पे आतंकी होंगे तो सबसे पहले आरएसएस और वीएचपी पे बैन करने की आवाज आप भी उठाइए हिंदुस्तान गवर्नमेंट से।
दुनिया जानती है कि आतंकवाद कहाँ से पैदा होता है, हिंदुस्तान जानता है कि दुनिया आप टीवी से देख रहे हैं ना, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। सभी नस को दबा दिया। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई हकीकत से वाबस्ता होते तो शायद आप ये बात आज ना करते टीवी चैनल पे बैठ करके। समझ रहे हैं? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ये मालूम है। अगर इस्लाम आतंकवाद का रूप होता तो पूरे मुल्क में 156 करोड़ देख रही मुसलमान हैं, कोई मुल्क में शांति ना होती अगर इस्लाम से आतंकवाद का कोई लेना देना होता। इस्लाम से आतंकवाद और कोई भी ऐसे उत्पातवाद का कोई संबंध नहीं है। आपको हिंदुस्तान में 10 ऐसी मिसालें नहीं 10,000 ऐसी मिसालें दूंगा कि जब दलित, ओबीसी और मुस्लिम कम्युनिटी को प्रताड़ित किया गया सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान है, ये दलित है, छुआछूत है और ये ओबीसी है, ये हमारे बराबर नहीं बैठ सकते, चलिए इसलिए प्रताड़ित किया जाता है। ये आतंकवाद नहीं है। चलिए ठीक है इरफान जी, अब इसकी अलग अलग श्रेणी अब आप अपने हिसाब से उसको आप अपने हिसाब से आप उसको कुछ भी आप उसको जो यहाँ पर पोर्ट्रे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि सवाल इस बात का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर देश के अंदर किसी बात को लेकर के चर्चा हो रही हो तो फिर उसमें इस बातों का भी ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है कि उससे हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरेस्ट हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं। इसलिए ऐसी बयानबाजियों से परहेज कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को तो ज़रूर करना चाहिए। अब बयान देते हैं तो उस पर राजनीति भी होती है और राजनीति के बाद आप देखते हैं कि वो किस स्तर तक जाता है। आज सवाल तो बनता है मेरे साथ, फिलहाल इतना ही।